तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था यूजर स्टैक और हीप मेमोरी पढ़ी थी हमने। मेमोरी मैनेजमेंट देखी थी कि किस तरह से वैल्यू टाइप्स जो है वो कॉपीज क्रिएट करती है, और हीप जो डेटा टाइप्स होती हैं वो एक्चुअल में रेफरेंस देती हैं अपने एक्चुअल ऑब्जेक्ट का या अपने एक्चुअल डेटा टाइप का। ठीक है, तो ये पढ़ा था ना हम लोगों ने। आज जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास स्ट्रक्चर्स का टॉपिक है, स्ट्रक्चर्स इन सी शार्प। अच्छा, ये बहुत रेयर सा टॉपिक है, बहुत ही कम लोग इसको पढ़ाते हैं और शायद बहुत कम लोग ही इसको यूज कर रहे होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल बहुत छोटी एप्लीकेशंस आप क्रिएट कर रहे हो ना, तो उसके अंदर इसका इस्तेमाल हो रहा होता है। बड़ी स्केलेबल एप्लीकेशंस में इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा होता, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इसको शॉर्ट फॉर्म में यानी कीवर्ड की सूरत में सी शार्प स्ट्रक्ट कहता है। क्या कहता है? स्ट्रक्ट। लेकिन हम कहेंगे स्ट्रक्चर है या स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर क्या होता है? किसी भी चीज का मैप, ढांचा, नक्शा, ये स्ट्रक्चर कहलाता है। जो ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं किसी क्लास का, तो जो क्लास के अंदर प्रॉपर्टीज और मेथड्स बनाते हैं वो उसका स्ट्रक्चर होता है। बनने वाले ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर होता है वो। हम स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं, जैसे हम ब्लूप्रिंट कह रहे होते हैं क्लास को। ठीक है। अच्छा, क्लास आपके पास एक रेफरेंस डेटा टाइप है, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था। ऐसा ही है। कौन सी टाइप है? रेफरेंस टाइप है। इसका मतलब ये किस में जाती है? हीप मेमोरी में। और आपको पता है हीप मेमोरी में डेटा लॉन्ग लास्टिंग होल्ड करता है, यानी कि थोड़े वक्त के लिए होल्ड करता है, इंस्टेंटली गार्बेज कलेक्टर उसे निकालता नहीं है। और हीप मेमोरी वाली जो रेफरेंस टाइप्स है वो आपके पास स्पेस भी ज्यादा कंज्यूम करती हैं। तो अगर लेट सपोज सर मैं क्लास नहीं बना रहा, और क्लास के अंदर फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई एक ऐसी क्लास है जिसके अंदर कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, मतलब कोई कॉम्प्लेक्स आपके पास मेथड्स नहीं है, कोई लंबी लंबी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस नहीं है आपकी क्लास के किसी मेथड में, या प्रॉपर्टीज ज्यादा नहीं है, थोड़ी तीन चार प्रॉपर्टीज हैं, तो मैं उसके लिए क्लास क्यों बनाऊं? क्योंकि क्लास तो आपके पास मेमोरी ज्यादा एलोकेट करेगी और टाइम भी ज्यादा लेगी एलोकेट और डी एलोकेट में, बिकॉज ऑफ द हीप मेमोरी। और स्टैक मेमोरी क्या होती है? इंस्टेंट होती है, बहुत फास्ट होती है, और स्मॉल भी होती है। क्या होती है? स्मॉल। ठीक है, तो बजाय इसके कि मैं क्लास बनाऊं किसी तीन चार प्रॉपर्टीज को रखने के लिए, मैं उसकी जगह पर स्ट्रक्चर बना सकता हूं। ठीक है। स्ट्रक्चर आप बेसिकली एज इट इज समझ सकते हो क्लास की तरह, लेकिन क्लास का एक छोटा वर्जन, क्लास का छोटा वर्जन, जो सिर्फ और सिर्फ स्मॉल वैल्यूज को या कुछ प्रॉपर्टीज या मेथड्स को होल्ड कर सकता है, बड़े साइज के प्रॉपर्टीज या कॉम्प्लेक्सिटी को हैंडल नहीं कर सकता। उसके लिए हम क्या बनाएंगे? उसके लिए हम क्लास बनाएंगे। क्या बनाएंगे? जब हमारे पास कोई स्ट्रक्चर ऐसा है कि जिसमें बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज है, बहुत ज्यादा मेथड्स में कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस हो रही है, जहां पर मेमोरी ज्यादा यूज होगी, तो वहां पर मैं स्ट्रक्चर का यूज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर एक वैल्यू टाइप है। क्या है? वैल्यू टाइप। और तमाम वैल्यू टाइप्स कहाँ स्टोर होती हैं? स्टैक में। और तमाम वैल्यू टाइप्स जब किसी और वेरिएबल को दी जाती हैं, तो क्या वो कॉपी देती है या रेफरेंस देती है? कॉपी देती है। क्या देती हैं? कॉपी। अगर मान लो कि अगर आप स्ट्रक्चर में कॉम्प्लेक्स मेथड्स और कॉम्प्लेक्स प्रॉपर्टीज बना दो जिनका साइज ज्यादा हो, तो जब कॉपी बनेगी तो कॉपी बनने में टाइम लगेगा। तो ये आपके सिस्टम को भी, या आपकी मेमोरी को भी, या आपके प्रोग्राम को भी स्लो कर सकता है। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं? स्ट्रक्चर में सिर्फ स्मॉल डेटा या ग्रुप ऑफ डेटा को रखते हैं जो बहुत लेस साइज का हो। अच्छा, कहीं कहीं आता है कि आप जो है ना सिर्फ लेस देन इक्वल्स टू 16 बाइट्स तक इसके अंदर डेटा रखो, इसके ऊपर आप डेटा ना रखो, स्ट्रक्चर इतना ही होता है। और ये सिर्फ स्मॉल छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में या एग्जांपल्स के तौर पे इस्तेमाल होता है। वरना जो स्केलेबल एप्लीकेशंस होती हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज होती हैं, बहुत ज़्यादा फील्ड्स होती हैं, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े मेथड्स होते हैं, 5-5 हजार लाइन के, वहां पर आप स्ट्रक का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि स्ट्रक जाता है स्टैक में, और स्टैक स्मॉल मेमोरी होती है। क्या होती है? और अगर आपने ये कर दिया, कर तो दोगे, मेथड तो बन जाएगा, लेकिन आपके प्रोग्राम क्या होगा? स्लो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्लो, क्योंकि स्टैक इतनी कॉम्प्लेक्सिटी को हैंडल नहीं कर सकता। ठीक है। तो आओ चलते हैं, जो मैंने नोट्स बनाए। स्ट्रक्ट इन सी शार्प इज अ वैल्यू टाइप। कौन सी टाइप है? यानी कि अगर मैं इसका किस रेफरेंस किसी और को दूंगा तो कॉपी मिलेगी, रेफरेंस मिलेगा? कॉपी मिलेगी। यूज टू स्मॉल स्मॉल रिलेटेड डेटा इन वन यूनिट। आप क्लास और स्ट्रक्ट को दोनों को एक बॉक्स समझ सकते हो। क्या समझ सकते हो? बॉक्स, जिसमें आप डेटा पुट करते हो, या डेटा का मतलब है प्रॉपर्टीज और मेथड्स को पुट करते हो। अगर प्रॉपर्टीज और मेथड्स बहुत ह्यूज हैं, ज्यादा हैं, कॉम्प्लेक्स हैं और ज्यादा साइज के हैं, तो क्लास में रखोगे। किस में रखोगे?
क्लास में, क्योंकि क्लास को समझो एक बड़ा बॉक्स है और स्ट्रक्ट क्या है उसका, छोटा बॉक्स है। छोटी छोटी चीजें रखने के लिए हम स्ट्रक्ट का यूज कर लेते हैं, किसका। अब फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट की तुम क्लास बना रहे हो और उसके अंदर सिर्फ रोल नंबर और स्टूडेंट नेम ले रहे हो तुम प्रॉपर्टी, इसके अलावा कुछ नहीं है, तो इसका मेमोरी साइज कितना ही हो जाएगा। तो मैं इसको हीप में क्यों स्टोर कर पाऊँ, मैं इसका स्ट्रक्चर बना लूंगा। लेकिन हाँ, अगर आगे चल के तुम्हें पॉलीमॉर्फिज्म यूज करना है, तुम्हें इनहेरिटेंस यूज करनी है, वहां पर फिर स्ट्रक्ट प्रॉब्लम करता है। तो ये भी हमें जानना जरूरी है कि स्ट्रक्ट से क्या चीज पॉसिबल है और क्या चीज पॉसिबल नहीं है, ताकि हमें पता हो कि अगर फॉर एग्जांपल मैं स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा या प्रॉपर्टीज के लिए स्ट्रक्ट बना भी रहा हूं, तो क्या मैं फ्यूचर में ये चीजें कर पाऊंगा, इसके साथ नहीं कर पाऊंगा। ठीक है। अच्छा, रियल लाइफ एग्जांपल में देखो, इसने एक स्टूडेंट रिकॉर्ड दिया कि भाई रोल नंबर नेम और मार्क्स अगर स्टोर करने तो क्लास के बजाय क्या बना लो, एक स्ट्रक्चर बना लो उसका, ऑल बिलोंग्स टू वन स्मॉल एंटिटी सो स्ट्रक्ट इज सुटेबल। व्हाट कैन बी इनसाइड द स्ट्रक्ट, स्ट्रक्ट में क्या क्या बनाया जा सकता है, फील्ड्स यानी कि वेरिएबल्स बनाए जा सकते हैं। क्या बनाए जा सकते हैं, वेरिएबल्स बनाए जा सकते हैं, मेथड्स बनाए जा सकते हैं जो हम बनाते रहते हैं यानी फंक्शंस जिन्हें हम कहते हैं नॉर्मली, कंस्ट्रक्टर्स भी बनाए जा सकते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, क्लास में जो कंस्ट्रक्टर बनता है, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ऐसा मेथड जो ऑब्जेक्ट बनते ही ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। ऐसा मेथड जो ऑब्जेक्ट बनते ही क्या हो जाता है, कॉल हो जाता है, पढ़ा था ना हमने। ठीक है। अब कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर्स दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते। क्लास में ये चीज ऑप्शनल होती है कि भाई अगर आप क्लास के कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर्स दो, मुजम्मिल या ना दो, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो स्ट्रक्ट का कंस्ट्रक्टर होता है वो हमेशा पैरामीटराइज्ड ही होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रक्ट जो होता है ना, उसका जो बिहेवियर है वो ये है कि उसके पीछे पहले से एक नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना हुआ रखा हुआ होता है। अब वो किस लिए काम आता है, आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं इसे। ठीक है। तो यहाँ देखो, हमेशा आपका जो कंस्ट्रक्टर आप खुद से बनाओगे, क्या करोगे, खुद से, वो हमेशा पैरामीटराइज्ड होना चाहिए। एटलीस्ट उसमें एक पैरामीटर का इस्तेमाल हो रहा हो। बिना पैरामीटर का कंस्ट्रक्टर आप स्ट्रक्ट में खुद से नहीं बना सकते, अलाउड नहीं। अभी हम लोग करके देखेंगे, जबकि क्लास में अलाउड है। तो ये फर्क आपको पता होना चाहिए। अगर आप फॉर एग्जाम्पल स्ट्रक्ट बना रहे हो और आपको कंस्ट्रक्टर भी पैरामीटर वाला नहीं बनाना, तो ये पॉसिबल नहीं है। फिर आप किसका यूज करोगे, क्लास का यूज करोगे। ठीक है। तो कुछ चीजें जो स्ट्रक्ट और क्लास में डिफरेंस रखती हैं, ठीक है, उसके बिहाफ पे हमने काम करना है। प्रॉपर्टी बना सकते हो। ठीक है। उसके बाद अच्छा, इस पे इंटरफेस इंप्लीमेंट किया जा सकता है। इंटरफेसेस पढ़ाए थे मुजम्मिल। ठीक है। क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। इनकम्प्लीट मेथड्स होते हैं, वो हम फिर क्लास में इंप्लीमेंट करके कंप्लीट करते हैं। तो स्ट्रक्ट पर भी इंटरफेसेस इंप्लीमेंट करे जा सकते हैं, ये अलाउड है, जैसे क्लासेस में अलाउड होता है। ठीक है। उसके बाद स्टैटिक मेंबर्स हो सकते हैं, यानी कि स्टैटिक मेथड्स या स्टैटिक प्रॉपर्टीज भी आप इसमें क्रिएट कर सकते हो। इसका मतलब है इसको एक्सेस करने के लिए फिर आपको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या नहीं हो सकता आपके स्ट्रक्ट के अंदर, इनहेरिटेंस अलाउड नहीं है। एक स्ट्रक्ट दूसरे स्ट्रक्ट को इनहेरिट नहीं कर सकता है, एक स्ट्रक्ट दूसरी क्लास को भी इनहेरिट नहीं कर सकता। स्ट्रक्ट्स में इनहेरिटेंस अलाउड नहीं होती। तो अगर फॉर एग्जांपल आप कोई ऐसा स्ट्रक्चर बना रहे हो और आप चाहते हो कि मैं फ्यूचर में इनहेरिटेंस करूंगा, तो फिर आप स्ट्रक्चर नहीं बनाओगे, आप क्या बनाओगे, क्लास बनाओगे। क्या बनाओगे, क्लास बनाओगे। भाई स्ट्रक्चर को आप क्लास का मिनी वर्जन समझ लो, जिसमें क्लास के कुछ फीचर्स हटा दिए गए और उसका साइज स्मॉल कर दिया गया, और इसमें कोई फर्क आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। स्ट्रक्ट्स कैन नॉट बी इनहेरिटेड, अभी बता दिया, स्ट्रक्ट्स इनहेरिट नहीं हो सकते। कैन नॉट हैव पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर यूजर डिफाइंड, यूजर डिफाइंड यानी आप जो कंस्ट्रक्टर बनाओगे वो कभी पैरामीटर लेस, एटलीस्ट उसमें कितने पैरामीटर्स होंगे, एक पैरामीटर होगा। यहाँ देखो, नॉट अलाउड इन सी शार्प वर्जन्स। ठीक है। जैसे क्लास बनाते हैं, इसी तरह स्ट्रक्ट हम स्ट्रक्ट के कीवर्ड से बनाते हैं। किससे बनाते हैं, है ना, जैसे हम नॉर्मली बना रहे होते हैं। कैन नॉट इनिशियलाइज फील्ड्स एट डिक्लेरेशन, इसका क्या मतलब है कि जब आप डिक्लेयर कर रहे हो ना अपने वेरिएबल्स को स्ट्रक्ट के अंदर, नॉर्मली हम जब क्लास में करते हैं, तो हम क्लास के अंदर उसकी वैल्यू ना भी दे तो फर्क, जैसे मैंने पब्लिक इंटीजर एज डिफाइन किया, तो उसकी वैल्यू दूं नहीं दूं क्लास को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन स्ट्रक्ट में आपको उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू देनी पड़ेगी। अच्छा, अगर आप बाय डिफॉल्ट वैल्यू नहीं भी दोगे ना, तो भी आपको एरर नहीं देगा। अब इसका भी समझाता हूं कि फॉर एग्जांपल ये कह रहा है वैल्यू दो भी और एरर भी नहीं दे रहा, तो ये तो सर गलत बात है ना, वैल्यू नहीं दी तो एरर देना चाहिए जब इसका रूल है। तो अब यहां पर समझो, आपके पास स्ट्रक्ट्स जो होते हैं, स्ट्रक्चर्स, उसके अंदर एक पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर बिहाइंड द सीन पहले से बना हुआ है, वो आपको नजर नहीं आएगा। पैरामीटर लेस एक कंस्ट्रक्टर पहले से बना हुआ, वो कंस्ट्रक्टर हमेशा उस स्ट्रक्ट के ऑब्जेक्ट बनने पर कॉल हो जाएगा, और उस
कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है कि जितनी भी प्रॉपर्टीज आपने उस स्ट्रक्ट के अंदर बनाई है यानी वेरिएबल्स बनाए, उनकी वैल्यू को बाय डिफॉल्ट जीरो या नल सेट कर देता है। क्या सेट कर देता है? जीरो और नल। इसका मतलब है वैल्यू दो नहीं दो वैल्यू मिल रही है, इसे कहते हैं डिफॉल्ट वैल्यू देना। क्या कहते हैं? इसका मतलब है स्ट्रक्चर्स के अंदर पहले से एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इस तरह से बना हुआ है बिहाइंड द सीन, जिसका काम होता है कि अगर स्ट्रक्ट में बने जो वेरिएबल्स हैं जैसे मार्क्स का वेरिएबल है, उन्हें इनिशियलाइज कर देना, उन्हें बाय डिफॉल्ट जीरो या नल वैल्यू दे देना। ठीक है? आपके पास जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं स्ट्रक्ट के अंदर, उनको वैल्यू देना लाजिम होता है। अगर नहीं दोगे तो उसका कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट क्या वैल्यू दे देगा? उसे सारे वेरिएबल्स की वैल्यू जीरो कर देगा या नल कर देगा। ये बात समझ आ गई? ठीक है। जबकि आपके पास क्लास में ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, क्लास की इनिशियलाइजेशन आपको खुद से करनी पड़ती है वेरिएबल्स की, ऑटोमेटिकली इनिशियलाइजेशन नहीं होती। ठीक है। स्ट्रक्ट के अंदर जितने भी मेंबर्स होते हैं यानी प्रॉपर्टीज होती हैं, वेरिएबल्स वगैरह होते हैं, ये सारे प्राइवेट होते हैं बाय डिफॉल्ट। क्या होते हैं? प्राइवेट। अगर आप इनको स्ट्रक्ट के बाहर ऑब्जेक्ट बनाकर या फ्यूचर में यूज करना चाह रहे हो तो आपको इनके साथ लाजमी पब्लिक लगाना पड़ेगा, जबकि क्लास के मेंबर्स बाय डिफॉल्ट पब्लिक होते हैं। क्लास के मेंबर्स बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं? पब्लिक होते हैं। जितने मेथड्स और प्रॉपर्टीज आप क्लास में बनाते हो क्या होते हैं? पब्लिक होते हैं मुदम्मिल। लेकिन स्ट्रक्ट में सारे क्या होंगे? प्राइवेट। यानी इसमें पब्लिक लगाना लाजमी पड़ेगा। कैन नॉट कंटेन डिस्ट्रक्टर, कह रही है, मैंने आपको पढ़ाया नहीं। जैसे कंस्ट्रक्टर होता है इसी तरह डिस्ट्रक्टर भी होता है। इसका काम होता है मेमोरी को या आपकी जो चीजें परफॉर्म हुई हैं उन्हें क्लीन करना, रिमूव करना, ये डिस्ट्रक्टर कहलाता है। और डिस्ट्रक्टर बनता है टिल्ड से। किससे बनता है? टिल्ड से। ये भी बिल्कुल कंस्ट्रक्टर की तरह होता है। कंस्ट्रक्टर आपके पास ऑब्जेक्ट बनने पर कॉल हो जाता है और कोई एक्शन परफॉर्म करता है, और डिस्ट्रक्टर उस एक्शन को रिमूव करता है। क्या करता है? रिमूव करता है। ठीक है। अच्छा, आप किसी भी स्ट्रक्ट को नल वैल्यू नहीं दे सकते उसकी प्रॉपर्टी वगैरह को। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। कंस्ट्रक्टर का बिहेवियर कैसा होता है स्ट्रक्ट के अंदर? यू कैन क्रिएट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर्स ओनली, जो आप खुद से बनाओगे। एक तो पहले से बना हुआ है बिहाइंड द सीन जो चल रहा है, पैरामीटर लेस, जो स्ट्रक्ट के पास पहले से मौजूद है। उसका काम क्या है? तमाम वेरिएबल्स को जीरोड या नल वैल्यूज इनिशियलाइज कर देना बाय डिफॉल्ट। अगर वैल्यू ना दे, अगर वैल्यू दे दी तो फिर जीरो नहीं होगी, फिर जो हमने दी है वो मानी जाएगी। ठीक है। उसके बाद ऑल फील्ड्स मस्ट बी इनिशियलाइज इनसाइड कंस्ट्रक्टर्स। ठीक है, यानी कि आपकी जितनी भी वेरिएबल्स बने वो कंस्ट्रक्टर के अंदर उनको वैल्यू देना लाजमी है, उनको वैल्यू देना लाजमी है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑलवेज एग्जिस्ट ऑटोमेटिकली। एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पहले से एग्जिस्ट करता है, जो मैंने अभी आपको बताया पैरामीटरलेस होता है और वो खुद ब खुद ही काम कर रहा होता है। की फीचर्स क्या है सर? वैल्यू टाइप है, स्टोर्स डेटा डायरेक्टली, कॉपीज फुल डेटा व्हेन असाइंड, यानी कि पूरा का पूरा स्ट्रक्ट कॉपी हो सकता है, जबकि क्लास कॉपी नहीं होती क्योंकि वो रेफरेंस टाइप है। और स्ट्रक्ट क्या है? वैल्यू टाइप है। स्ट्रक्ट क्या है? वैल्यू टाइप है। लाइट वेट होता है, क्लास से थोड़ा लाइट वेट होता है क्योंकि क्लास हीप मेमोरी में जाती है और इसमें इनहेरिटेंस पॉसिबल नहीं। आओ थोड़ा सा इसे प्रैक्टिकल करते हैं, फिर थोड़ा और हम यहाँ पर थ्योरी पढ़ेंगे ताकि हमें और अच्छे से समझ आए। हम क्या पढ़ रहे हैं? स्ट्रक्ट्स पढ़ रहे हैं। हेलो। अच्छा, तो मेरे पास एक बेस प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। क्लास कैसे बनाते हैं हम लोग? यूसुफ, क्लास का नाम लिखते हैं और यहाँ पर कोई भी क्लास का नाम लिख लेते हैं। अच्छा, जो स्ट्रक्ट्स है ना, मैंने आपको बताया वेरी स्मॉल डेटा को स्टोर करने के लिए यूज किए जाते हैं, जब बहुत ज्यादा कम प्रॉपर्टीज या कॉम्प्लेक्सिटी कम हो। ठीक है। जैसे कि ग्रुप रखना, स्टूडेंट का रोल नंबर नेम रखना, कोऑर्डिनेट्स रख लेना, कलर रख लेना आरजीबी के अंदर, इन सब चीजों के लिए हम स्ट्रक्ट्स का यूज करते हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स बड़ी प्रॉपर्टीज, बड़े मेथड्स के लिए हम स्ट्रक्ट का यूज नहीं करते। अदरवाइज जब कॉपी बनाओगे तो फिर आपका प्रोग्राम स्लो हो जाएगा उसे कॉपी करने में ही। ठीक है। और फिर स्टैक भी आपकी हैंग होने लग जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब देखो इसके अंदर ये मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया। कंस्ट्रक्टर कैसे बनता है? सेम नेम एज क्लास, सेम नेम एज क्लास। और ये ऐसा फंक्शन होता है, ये ऐसा मेथड होता है जो ऑटोमेटिकली कब कॉल हो जाता है? जब इस क्लास का क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट बनेगा। क्या बनेगा साथ? ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है।
इसी तरह मैं एक स्ट्रक्ट भी बना सकता हूँ। क्या बना सकता हूँ? स्ट्रक्ट। सिमिलर है थोड़ा सिंटेक्स, बस क्लास की जगह क्या लिख दिया है? स्ट्रक्ट। इसमें भी प्रॉपर्टीज बनाई जा सकती हैं, इसमें भी वेरिएबल्स यानी फील्ड्स बनाई जा सकती हैं, और इसमें भी मेथड्स क्रिएट किए जा सकते हैं। लेकिन कुछ की डिफरेंसेस, क्लास में इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म पॉसिबल है, इसके अंदर पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस पॉसिबल नहीं है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास दूसरा की फीचर के जो स्ट्रक्ट का कंस्ट्रक्टर होता है वो एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट मौजूद होता है, जबकि क्लास में कोई डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं होता, आपको खुद से बनाना पड़ता है। और आपको अपनी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे मैं क्लास के अंदर एक फील्ड बनाऊं पब्लिक इंटीजर एज के नाम से, किस नाम से? ठीक है। तो ये मुझे एरर नहीं दे रहा, ये मुझे एरर नहीं दे रहा, और ना मैंने इसको वैल्यू दी है। इनिशियलाइज करने का क्या मतलब होता है? वेरिएबल को यानी प्रॉपर्टी को वैल्यू देना। इसे वैल्यू नहीं दी है। अब मैं जब चाहूं ऑब्जेक्ट बनाकर वैल्यू दूं, कंस्ट्रक्टर में वैल्यू दूं, मेरी मर्जी। बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है। जबकि स्ट्रक्ट में बनाई गई जो प्रॉपर्टी होती है, स्ट्रक्ट में बनाई जो प्रॉपर्टी होती है वो बाय डिफॉल्ट क्या होगी? जीरो या नल होगी, क्योंकि इसका जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो इसकी वैल्यूज को क्या सेट करेगा? जीरो या नल सेट करेगा बाय। बात समझ आ रही है? ठीक है, अभी आपको करके भी दिखाते हैं। ठीक है। और इसमें भी कंस्ट्रक्टर कैसे बनेगा? सेम नेम एज स्ट्रक्ट, नॉट क्लास। सेम नेम एज स्ट्रक्ट। ठीक है, ये बात याद रखनी है। अब देखो ये एरर दे रहा है, क्यों एरर दे रहा है? ये एरर दे रहा है, ये एरर दे रहा है? नहीं दे रहा, ये भी तो ऐसे ही बनाया है। तो ये क्यों एरर दे रहा है? आओ पढ़ो। फीचर पैरामीटर लेस स्ट्रक्ट कंस्ट्रक्टर इज नॉट अवेलेबल इन सी शार्प 7.3, प्लीज यूज लैंग्वेज ग्रेटर देन 10 और ग्रेटर। ठीक है। तो आपके पास ये बता रहा है कि सी शार्प 10 में चलता है, ठीक है, लेकिन हम कौन सा यूज कर रहे हैं? सी शार्प 7.3 यूज कर रहे हैं, तो इसमें अलाउड नहीं है। तो पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर हम इसमें बना ही नहीं सकते। और लाजमी अगर आप पैरामीटर दोगे तो फिर पैरामीटर की वैल्यू से आपको इनिशियलाइज करना भी पड़ेगा अपनी प्रॉपर्टीज को। आओ देखते हैं। मैंने यहां पर एक पैरामीटर लिया एक्स एक्सिस और एक और पैरामीटर लिया वाई एक्सिस। ये स्टिल आपको दे रहा है एरर। क्या दे रहा है? एरर। ये जब तक आपको एरर देता रहेगा जब तक आप इसके पैरामीटर को इस्तेमाल करके किसी प्रॉपर्टी को ना दे दो। ये यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर है जो कि पैरामीटर लेस भी नहीं हो सकता, और जब तक मैं इस x को इस x एक्सेस की वैल्यू नहीं दे दूंगा ये मुझे एरर देता रहेगा। बात समझ आ रही है? ठीक है, ये जबरदस्ती करवा रहा है। क्या करवा रहा है? ठीक है, यहां में मैंने बोल दिया भाई x के अंदर क्या आ जाएगी? x एक्सेस की वैल्यू आ जाएगी, एरर गया। बात समझ आ रही? जबकि क्लास के कंस्ट्रक्टर में ऐसा कोई बिहेवियर, वो कहता है रखो नहीं रखो आपकी मर्जी भाई, आपकी क्लास है, लेकिन स्ट्रक्ट अपनी मर्जी से चल रहा है। क्लियर है ये चीज? तो ये दोनों डिफरेंसेस हैं, और स्ट्रक्ट कभी भी इनहेरिटेंस में नहीं चलते, यानी ये ना इनहेरिट कर सकते ना इनहेरिट हो सकते हैं किसी से। ठीक है। इसी तरह मैं y को अगर वैल्यू दे दूं y एक्सिस की, किसकी? y एक्सिस की, सॉरी यहां पर मैंने y करना है। ठीक है, y तो हमने क्रिएट किया ही नहीं है सर। ठीक है, तो यहाँ पर हम y भी क्रिएट कर देते हैं ताकि हमारा एरर रिजॉल्व हो जाए। अब जब आप इस स्ट्रक्ट का क्या बनाओगे? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट बनाते हुए कंस्ट्रक्टर आपसे दो प्रॉपर्टीज मांगेगा, x और y, x एक्सिस और वाई एक्सिस। और ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कहाँ जाएंगे? एक्स और वाई में। अच्छा, यहां पर फिर मैं एक मेथड बना रहा हूं जो इन वैल्यूज को शो करवाएगा। क्या करवाएगा? शो, जिसका नाम मैंने रख दिया वो डिस्प्ले। क्या रख दिया? डिस्प्ले रख दिया। ठीक है। ये डिस्प्ले क्या करेगा? आपके पास इन दोनों वैल्यूज एक्स और वाई को शो करवाएगा। तो यहां पर मैं कंसोल डॉट राइट लाइन लगाता हूं, डॉलर स्ट्रिंग वैल्यू ऑफ एक्स इज कर्ली ब्रैकेट्स एक्स, देन एंड वाई इज कर्ली ब्रैकेट वाई। डन है? ठीक है, तो आपके पास डिस्प्ले का मेथड इन एक्स और वाई की वैल्यूज को शो करवा देगा। हाँ, अब स्ट्रक्ट का क्या बनाते हैं? ऑब्जेक्ट। क्या नाम है स्ट्रक्ट का? पॉइंट। तो वेरिएबल का नाम, वेरिएबल की टाइप भी क्या होगी? पॉइंट ही होगी। ठीक है, P1 के नाम से मैंने यहाँ पर बना दिया न्यू पॉइंट। ठीक है। अब मैंने यहाँ पर आपके पास देखो ये एरर नहीं दे रहा, इसका कंस्ट्रक्टर एरर नहीं दे रहा, जबकि इसको मुझसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यू लेनी चाहिए थी। देखो अगर मैं सेम काम ना इसमें कर दूं, देखना, कॉपी किया, सेम काम ये मैं क्लास में कर रहा हूं, गौर से देखना, इसको मैंने कोऑर्डिनेट कर दिया, इसके कंस्ट्रक्टर का नाम क्या होगा? कोऑर्डिनेट। सेम काम हुआ है बिल्कुल एग्जैक्ट, कोई डिफरेंस, बस नाम क्या है चेंज है क्लास और स्ट्रक्ट का। आप देखना यहीं पर मैं उस क्लास को ऑब्जेक्ट बनाता हूं, उस क्लास का नाम मैंने क्या रखा था? कोऑर्डिनेट्स रखा था। क्या रखा था?
अरे, अब यहां देखो ये मुझे एरर दे रहा है। जो क्लास का कंस्ट्रक्टर होता है, अगर उसके कंस्ट्रक्टर में कोई पैरामीटर्स मौजूद हैं, तो वो मुझसे जबरदस्ती पैरामीटर्स के आर्ग्यूमेंट्स उनकी वैल्यूज लेगा। बात समझ आ रही है? देखो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। जबकि ये मुझसे क्यों नहीं ले रहा? जबकि इसके भी तो कंस्ट्रक्टर के अंदर दो पैरामीटर्स हैं। क्यों? क्योंकि उसकी डिफॉल्ट वैल्यू पहले से क्या सेट है? जीरो। तो जब वैल्यू है तो वो क्यों मांगेगा आपसे? अगर आप स्ट्रक्ट का कंस्ट्रक्टर यानी ऑब्जेक्ट बनाते हुए उसके कंस्ट्रक्टर के अंदर वैल्यूज नहीं देते, तो बाय डिफॉल्ट वैल्यूज क्या सेट हो जाएंगी? जीरो। और अगर दे देते तो आपकी वाली मानी जाएंगे। अभी देखो यहाँ पर एक ओवरलोड लगा हुआ है। ओवरलोड में आपको समझा चुका हूं क्या होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर दो कंस्ट्रक्टर बने हुए हैं। कितने बने हुए हैं? एक ओरिजिनल जो पैरामीटर लेस बिहाइंड द सीन बना हुआ है, और एक मैंने बनाया है। कौन सा बनाया है? एक जो मैंने बनाया है। ओवरलोड दिखाएगा ये? नहीं दिखा रखा है। तो यहां पर मैं अगर वैल्यू दे दूं तो ये मेरी वैल्यूज को मान लेगा। और देखो, ओवरलोड वाला कंस्ट्रक्टर आपके पास आ चुका है। एक कंस्ट्रक्टर यहां बना हुआ है बिना पैरामीटर्स के, जो कि स्ट्रक्ट में बाय डिफॉल्ट आता है स्ट्रक्ट में। और एक कंस्ट्रक्टर आपके पास बना हुआ है जो आपने बनाया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाला। अगर आप एक्स और वाई की वैल्यू नहीं देते तो जो पैरामीटर लेस बिहाइंड द सीन बना हुआ है वो चलेगा। और अगर आप देते हो तो आपका वाला कंस्ट्रक्टर चलेगा। यहाँ दो कंस्ट्रक्टर बने हुए स्ट्रक्ट के अंदर, जो कि नजर नहीं आ रहा है। एक इस तरह से बना हुआ है पब्लिक पॉइंट। ये देखो, मैं तुम लोगों को बना के दिखाता हूँ। ये क्या कर रहा होगा? ये एक्स की वैल्यू को जीरो कर रहा होगा और वाई की वैल्यू को भी जीरो कर रहा होगा। ये बना हुआ है पीछे, ये बना के दिखा रहा हूं मैं इस तरह से। अगर मैं कंस्ट्रक्टर कॉल करते हुए वैल्यूज देता हूं तो ये वाला कंस्ट्रक्टर चलेगा। बात समझ आ रही है? जो मैंने बनाया। और अगर मैं वैल्यूज नहीं देता, अगर मैं वैल्यूज नहीं देता तो कौन सा कंस्ट्रक्टर चलेगा? ये वाला जो एक्स और वाई को क्या सेट कर रहा है? जीरो सेट कर रहा है। ठीक है, तो ये हटा देते हैं क्योंकि इसमें पैरामीटर लेस नहीं हो सकता। तो अगर मैं इसको हटाऊं फिलहाल के लिए, और मैं P1 का एक्स प्रिंट करूं, या मैं P1 का क्या चलाऊंगा? डिस्प्ले फंक्शन चलाऊंगा। क्या चलाऊंगा? आपने ऑब्जेक्ट बनाया स्ट्रक्ट का, ऑब्जेक्ट बनाते साथ ही इसका क्या चला? कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। क्या कॉल हुआ? कंस्ट्रक्टर। कौन सा वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? डिफॉल्ट वाला या मेरा वाला? मेरा वाला कैसे होगा? मैंने वैल्यूज दिए क्या? कौन सा? और डिफॉल्ट वाला एक्स और वाई की वैल्यू क्या शो कराएगा? जीरो। और डिस्प्ले का फंक्शन चलेगा तो एक्स और वाई की वैल्यू क्या आएगी? जीरो एंड जीरो आएगी। जीरो एंड जीरो आएगी। आओ इसे रन करके देखते हैं। देखो क्या आ रही है? जबकि ये बिहेवियर क्लास में नहीं होता। क्लास के कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज यानी उसके पैरामीटर्स की वैल्यूज कंस्ट्रक्टर की देनी लाजमी होती है, क्योंकि वो कोई डिफॉल्ट वैल्यूज आपके प्रॉपर्टीज को असाइन नहीं करता, जबकि स्ट्रक्ट कर देता है। अब देखो, यहां पर मैंने 10, 30 कर दिया। अब कौन सा वाला कंस्ट्रक्टर चलेगा? जो बिहाइंड द सीन डिफॉल्ट बना हुआ है, या मेरा वाला? मेरा वाला। इसका मतलब है अब वैल्यू 10 और 30 होगी, 0, 0 नहीं होगी। ये देखो, 10 और 30। ये जलाते हैं स्ट्रक्चर्स। ठीक है, इनको आप क्लासेस की तरह बिहेव करवा सकते हो, लेकिन कुछ नेगोशिएशन के साथ, कि इनहेरिटेंस नहीं हो सकती, कंस्ट्रक्टर पैरामीटर लेस नहीं हो सकता, और स्मॉल यूनिट के लिए इसे यूज किया जाता है, लार्जर यूनिट के लिए इसे यूज नहीं किया जा सकता। तो ये स्मॉल एप्लीकेशंस में छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बना सकते हो आप, जो आपके काम आएंगे, जिनको ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, उनको ऑब्जेक्ट्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ये चीज क्लियर हो गई है? ठीक है, बाकी क्लास वाले ही काम है इसके अंदर। अच्छा, क्या स्ट्रक्चर के ऊपर इंटरफेस इंप्लीमेंट हो सकता है? स्ट्रक्चर के ऊपर इंटरफेस इंप्लीमेंट हो सकता है? बेटा सो रहे हो क्या? अभी तो बताया है, स्ट्रक्चर के ऊपर इंटरफेस इंप्लीमेंट हो सकता है। आंगिया, ये रहा। देखो, इंटरफेस बनाया आई डिस्प्ले के नाम से, उसे इंप्लीमेंट किया स्ट्रक्चर के ऊपर, तो शो बनाना अब लाजमी हो जाएगा स्ट्रक्चर के ऊपर, जैसे क्लासेस के ऊपर इंप्लीमेंट करते थे। ठीक है। अच्छा, इंटरफेस की एक खास बात थी जो उसे क्लास से अलग करती थी, या एब्स्ट्रैक्ट क्लास से अलग करती थी, वो क्या थी? भाई, एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस दोनों से एब्स्ट्रैक्शन अचीव होती है ना, तो दोनों में फर्क क्या था फिर? हाँ भाई, पुराना सवाल है साथ। 7 साहब। 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 7
एब्स्ट्रैक्ट क्लास की मदद से आप मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव नहीं कर सकते, लेकिन इंटरफेस आप मल्टीपल इनहेरिट कर सकते हो एक क्लास के ऊपर। ये डिफरेंस था। अगर आपको नहीं याद तो फिर आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत है बेटा। ठीक है। तो ये थे आपके स्ट्रक्चर्स। एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन? स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? ब्लूप्रिंट होते हैं क्लास की तरह, लेकिन स्मॉल प्रॉपर्टीज या स्मॉल यूनिट के लिए बनाए जाते हैं। लार्जर प्रॉपर्टीज या लार्जर कॉम्प्लेक्स मेथड्स के लिए इनको क्रिएट नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनका साइज क्या होता है, स्मॉल, बिकॉज ये एक वैल्यू टाइप है। और वैल्यू टाइप कहाँ जाती है? स्टैक मेमोरी में। स्टैक मेमोरी वैसी छोटी होती है। ठीक है। अच्छा, कॉम्प्लेक्स प्रॉपर्टी और मेथड हम बना सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं बनाएंगे? इसलिए क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल एक स्ट्रक्चर की कॉपी मैं दूसरी स्ट्रक्चर को देता हूं या किसी और वेरिएबल को देता हूं, तो कॉपी बनने में टाइम लगेगा, डिले आएगा, जो मेरी परफॉर्मेंस को इफेक्ट करेगा। ठीक है। और स्ट्रक्चर क्लास की निस्बत तेज होता है, यानी फास्ट होता है। क्यों? क्योंकि लाइट वेट है। ठीक है। स्मॉल यूनिट है, कम मेमोरी होल्ड करता है। क्लास ज्यादा मेमोरी होल्ड करती है तो वो परफॉर्मेंस को भी इफेक्ट करती है और हैवी होती है। लेकिन हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, अगर हमें लार्जर यूनिट को स्टोर करना है तो हम क्लास के अंदर ही ब्लूप्रिंट बनाएंगे उसका। ठीक है, ये चीज क्लियर है? अच्छा, अब स्ट्रक्चर एक वैल्यू टाइप है, तो मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं एक स्ट्रक्चर बनाऊं और एक और वेरिएबल, रेफरेंस वेरिएबल को दे दूं, जैसे हमने लास्ट क्लास में करके देखा था ना, कि मैंने फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट बनाया था, उसे एक और ऑब्जेक्ट को दे दिया था, एक और वेरिएबल को, तो दूसरे वेरिएबल से अगर मैं कुछ चेंज करता था तो वो पहले को भी इफेक्ट करता था, बिकॉज हीप में रेफरेंस था उसका। स्टैक में क्या था? उसका रेफरेंस था जो हीप के ऑब्जेक्ट को चेंज कर रहा था। तो क्या अगर मैं एक स्ट्रक्चर बनाऊं और उसे किसी और वेरिएबल को दे दूं और उस वेरिएबल से स्ट्रक्चर की किसी प्रॉपर्टी को चेंज करूं, तो क्या वो डायरेक्टली उसे इफेक्ट करेगा या कॉपी को इफेक्ट करेगा? कॉपी को इफेक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रक्चर्स क्या है, सारे इंडिपेंडेंट है। क्या है? क्योंकि यहाँ रेफरेंस का काम नहीं है, यहाँ कॉपी बन के मिल रही है। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर क्या है? एक वैल्यू टाइप है। क्या है? वैल्यू टाइप है। क्या वैल्यू टाइप क्या देती है? कॉपीज देती है। एक दूसरे को क्या देती है? कॉपीज देती है। ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है बेटा। यहाँ पर मेरे ख्याल है मैंने लिखा हुआ भी था। ये देखो, स्ट्रक्चर एक वैल्यू टाइप है और क्लास क्या है? एक। ठीक है। मेमोरी किस में जाती है? स्टैक। और ये किस में जाता है? क्लास हीप में जाती है। कॉपी, फुल कॉपी मिलती है स्ट्रक्ट को। और जबकि क्लास क्या देती है? रेफरेंस देती है। क्या देती है? हवाला देती है, पूरा कॉपी बनाकर नहीं देती। वो एक एड्रेस दे देती है, यहां पर मैं हूं। जबकि स्ट्रक्चर क्या देता है? कॉपी बना के दे देता है, जो करना है करो, मुझे फर्क, मैं इंडिपेंडेंट हूं भाई। ठीक है। इनहेरिटेंस स्ट्रक्चर्स में अलाउड नहीं है, क्लास में अलाउड है। बेस्ट फॉर स्मॉल डेटा एंड लार्जर सिस्टम्स के लिए क्लास। ठीक है। जब डेटा स्मॉल हो तब यूज करेंगे, जब डेटा सिंपल हो, कॉम्प्लेक्स ना हो, इनहेरिटेंस की जरूरत ना पड़े, पॉइंट स्टोर करने, डेट स्टोर करनी है, किसी के मार्क्स स्टोर करने, कोऑर्डिनेट स्टोर करने, तो मैं स्ट्रक्चर का यूज करूंगा। किसका यूज करूंगा? ऐसा नहीं है कि मैं स्टूडेंट के पूरे डेटाबेस का यहाँ पर फील्ड्स बना रहा हूँ कि स्टूडेंट की आईडी होगी, नेम होगा, मार्क्स होंगे, परसेंटेज होगी, उसके मेथड्स होंगे, उसके लिए मैं स्ट्रक्चर का यूज नहीं करूंगा। ठीक है। स्ट्रक्चर कब यूज नहीं करेंगे? जब डेटा लार्ज हो, कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो, कॉम्प्लेक्स मेथड्स हो, बड़े बड़े मेथड्स बने हो, ज्यादा प्रॉपर्टीज हो, इनहेरिटेंस की नीड हो, तो फिर हम स्ट्रक्चर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऑब्जेक्ट इज फ्रिक्वेंटली मॉडिफाइड। ठीक है, कि अगर आप चाह रहे हो कि ऑब्जेक्ट आपका मॉडिफाई ना हो, तब हम स्ट्रक्चर का यूज नहीं करेंगे। शेयर्ड रेफरेंस बिहेवियर इज रिक्वायर्ड। अगर आपको शेयर्ड रेफरेंस चाहिए हो, यानी आपको कॉपी ना देनी हो, रेफरेंस देना हो किसी वेरिएबल को अपने स्ट्रक्चर का या फॉर एग्जांपल अपने ऑब्जेक्ट का, तो फिर आप स्ट्रक्चर का यूज नहीं करोगे। आप किसका यूज करोगे? क्लास का यूज करोगे। ठीक है। ये बता रहे हैं कि कब कब यूज नहीं करना है स्ट्रक्चर को। ये चीज क्लियर हो गई है? ठीक है।